वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक फ्रेश वीडियो के अंदर, फ्रेश एपिसोड के अंदर। आप पढ़ रहे हो के.एस. सर के साथ। अपन 8th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपका कृषि प्रबंधन के बारे में। कृषि प्रबंधन का सबसे पहला टॉपिक था फसल और उसके प्रकार। दूसरा टॉपिक था कृषि पद्धतियाँ। कृषि पद्धतियाँ के मेजर 7 पॉइंट्स थे। 7 पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट 3 जो पॉइंट्स थे, जुताई, बुआई और खाद एवं उर्वरक, वो 3 टॉपिक को मैं इससे पहले वाला वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं। तो वो नहीं देखा है तो आप अभी तक वो जाके देखिए। अभी मैं इस टॉपिक के अंदर 4th और 5th पॉइंट को कवर करने वाला हूं, सिंचाई और फसलों के बचाव। इसके बाद लास्ट में बचे हुए 2 टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इस टॉपिक में आप मेरे साथ ये पढ़ेंगे, सिंचाई और फसलों की सुरक्षा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, इस बारे में अपन एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट मैं लेके आता हूं आपके सामने, सिंचाई का। सिंचाई क्या होता है? फसलों को ये ऐसे लिखेंगे, फसलों की ग्रोथ, ठीक है, फसलों की, या फिर लिखेंगे फसलों को उगाने के लिए आवश्यक जल की आपूर्ति करना। मतलब जो ज़रूरत है उस फसल को, उस जल को उसकी आपूर्ति करना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई किसान करता है। सिंचाई करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से सिंचाई की जाती है, वो अपन आगे बढ़ेंगे। अभी अपन पढ़ते हैं सिंचाई के लाभ क्या। आपने सिंचाई पता चलेगी। अब सिंचाई के लाभ बताता हूँ मैं आपको कि सिंचाई के लाभ क्या क्या हो सकते हैं। पहला जो सिंचाई का लाभ है वो है फसल के बीज का अंकुरण। मतलब जल की बहुत आवश्यकता है। जो बीज को जमीन के अंदर बोया जाता है उसको अंकुरन होने के लिए, अंकुरित होने के लिए जल की आवश्यकता होती है। आप भी घर में अगर आप डाइट्स लेते होंगे, चने दाल या चने मूंग कुछ भी आप खाते होंगे, अगर रात को भिगो के खाते हो तो उनको अंकुरित होते हैं, वो आपने देखा होगा। उसके अंदर से बीज जो होता है, बीज के अंदर से हरा हरा अंकुरन निकलने आता है। तो उसके लिए उसको नमी की ज़रूरत पड़ती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरीके से खेती के लिए भी जब बीज को बोया जाता है तो अंकुरन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जब जल की जरूरत पड़ती है। तो पहला लाभ क्या होता है? फसल के बीज का अंकुरन होता है जल से, सिंचाई से, ठीक है। पहला लाभ ये हो गया। दूसरा लाभ ये होता है जरूरी भागों तक पोषक तत्वों को पहुंचाना। अब क्या होता है, फसल होती है, फसल के बहुत सारे भाग होते हैं। तना होता है, पत्तियां होती है, फूल होते हैं, फल होते हैं। उन सारे ही भागों तक पोषक तत्व, जमीन से पोषक तत्व, जमीन से जो खाद अपन डालते हैं उन सब से जो पोषक लेके, जो केचुए वगैरह होते हैं, जो भी खाद बनाते हैं, पोषक तत्व बनाते हैं, उन पोषक तत्वों को जब फूलों तक, पत्तियों तक पहुँचाया जाता है तो वो ऐसे ही ट्रेवल नहीं करते। उनके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? जल की। जल में मिलकर वो कहाँ तक पहुँचाते हैं? पौधे के अलग अलग भागों तक पहुँचाते हैं, जरूरी भागों तक। तीसरा पॉइंट निकल के आता है, वो आता है वाष्पोत्सर्जन के लिए। जल जो होता है वो पत्तियों तक पहुंचता है। पत्तियों तक पहुंचने के बाद जल वहां से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया शुरू करता है। प्रकाश की किरणें लेके, सूर्य की किरणें लेके, सूर्य की किरणों से जब भी जल होता है वो आपस में क्रिया करता है, तब वहाँ पे स्टार्च पैदा होता है जो एक तरह के पौधे का भोजन होता है। तो उसके लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? जल के लिए, सॉरी, इसके लिए भी जल की जरूरत पड़ती है। अगला पॉइंट निकल के आता है अपना साधन, सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन। अब सिंचाई किस किस से हो सकती है? ठीक है, सिंचाई होती है तालाब द्वारा, तालाब से हो सकती है, नहर से हो सकती है, नदी से हो सकती है, कुएं से हो सकती है, ठीक है, हैंड पंप से हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारे साधन हैं जिससे सिंचाई हो सकती है, जल की आपूर्ति हो सकती है, ठीक है। आजकल हर जगह नदी, तालाब या बड़े बड़े डैम वगैरह बनाए जाते हैं ताकि किसानों की जल की आपूर्ति उसके द्वारा की जा सके। अगला पॉइंट अपना निकल के आता है, वो होता है तरीके, ठीक है। तरीके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है
परंपरागत जो अपने शुरू से चलते आ रहे हैं पुराने तरीके से होता है, ठीक है। दूसरा आता है आधुनिक। कौन सा होता है? आधुनिक। अब परंपरागत और आधुनिक में फ़र्क क्या है? परंपरागत वो होते हैं जो पुराने तरीके से, जैसे पहले सिंचाई की जाती है, जैसे चरस से कराई जाती थी, ठीक है, रेहट से, या फिर रहट बोलो, जो भी बोलते हैं, रहट से, ठीक है। ये सारे तरीके हो गए। एक मोट होता है। तो ये सारे तरीके हो गए परंपरागत जो पहले की जाती थी, जैसे चरस वो मटके से फिर उसको घुमाते थे बेल लेके, फिर वो पानी निकलता था, फिर वो एक सीढ़ी बनाते थे, उसके अंदर से होकर पानी जाता था। वो सारे एक्सप्लेनेशन फिगर दिए हुए हैं, चित्र दिए हुए हैं बुक के अंदर। तो उस तरीके से परंपरागत सिंचाई होती थी। अब आधुनिक क्या हो गई है? ट्यूबवेल, जिसको नलकूप बोलते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल से करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक पंप आ गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पंप, आजकल कुएं के अंदर ही पूरी इलेक्ट्रिक पंप को डाल दिया जाता है ताकि वो डायरेक्ट ही पानी सीधा बाहर निकल जाए पाइप के जरिए और खेतों में चला जाए। तो ये आधुनिक हो गए। अब आता है एक और प्रकार, ठीक है, सिंचाई के प्रकार। सिंचाई के दो प्रकार होते हैं। एक आता है बूंद बूंद द्वारा, और दूसरा होता है ऊपरी प्रक्रिया। अब ऊपरी प्रक्रिया क्या होती है और बूंद बूंद क्या होता है? ऊपरी प्रक्रिया वो होती है जब आपने देखा होगा कि जल को ऊपर ही छाटा जाता है, फसलों के ऊपर ही, मतलब जमीन पर उसके जड़ों तक नहीं दिया जाता है, वो ऊपर से छाटा जाता है। तो वो उसको बोलते हैं ऊपरी प्रक्रिया। और वो की जाती है असमतल भूमि में। किसमें? असमतल भूमि में। असमतल भूमि में इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर वहाँ पे ज़मीन में जड़ों के अंदर से अगर पानी डाला जाएगा तो वो फिसल के नीचे चला जाएगा, ताकि इसलिए उसको ऊपर पानी दिया जाता है ताकि वो तने के जरिए, तने के पास लिपट के नीचे जड़ों के सीधा अंदर चला जाए। इसलिए वहाँ पे असमतल भूमि के अंदर जड़ों के अंदर पानी नहीं दिया जाता है। उसके बाद जो आता है बूंद बूंद द्वारा के अंदर, सिंचाई के अंदर क्या हो जाता है? पानी को ऐसे छोड़ दिया जाता है ताकि वो ज़मीन के जो उसके जड़ है उसके बूंद बूंद तक पहुंचा जाए, क्योंकि वो पानी जहाँ है वहीं रुक जाता है, वो वहाँ से जाता नहीं है। इसलिए वो वहाँ पड़ा धीरे धीरे बूंद बूंद करके जड़ों तक चला जाता है। और ये होता है समतल भूमि के अंदर। समतल भूमि के लिए अंदर इसलिए होता है क्योंकि ये पानी वहाँ से एक जगह से खिसकता नहीं है, इसलिए उसको जड़ों के अंदर ही दिया जाता है। अगर असमतल भूमि के अंदर बूंद बूंद द्वारा पानी दिया जाएगा तो वो पानी वहाँ से बह के आगे चला जाएगा और उसके जड़ों तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ये हो गए सारे सिंचाई के लाभ, सिंचाई के प्रकार, सिंचाई के साधन, सिंचाई के तरीके। तो अगले वाले पॉइंट के अंदर मैं डिस्कस करूंगा कौन सा? आपने फसल की सुरक्षा। तो मैं इसको रफ कर लेता हूं, तो आप तब तक आप इसको उतार लीजिए पॉज करके, और फिर मैं उसको बताता हूं, ठीक है। तो अब अपन डिस्कस करते हैं फसलों की सुरक्षा के बारे में। फसलों की सुरक्षा किस किस तरीके से की जाती है, फसलों को नुकसान होने की क्या क्या तरीके हैं, अलग अलग, मतलब क्या किस से नुकसान हो सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फसल का बचाव कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मेन 4 पॉइंट आते हैं, 4 समस्याएं आते हैं जिससे फसल को नुकसान हो सकता है। पहला पॉइंट आता है खरपतवार, दूसरा आता है प्राकृतिक आपदा, तीसरा आता है कीट जीवाणु व फफूंद के द्वारा रोग, और चौथा आता है जानवरों द्वारा। अपन एक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और एक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। तो पहला अपन बात करते हैं खरपतवार क्या होती है, खरपतवार क्या होती है। खरपतवार वो होती है, देखो खरपतवार की पहचान कैसे होती है? फसल के साथ अनावश्यक पौधे। खरपतवार क्या होती है? जिसे अपन कोई भी फसल उगाते हैं तो उस फसल के साथ दूसरे छोटे छोटे पौधे बहुत सारे उग जाते हैं उसके आसपास में, जो अपन ने नहीं उगाए होते तो भी वो नेचुरली उग जाते हैं, तो उन सबको अपन खरपतवार कहेंगे। क्या कहेंगे? खरपतवार कहेंगे। खरपतवार उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो जो पौधे होते हैं वो अपने पौधे को क्या नुकसान पहुंचाते हैं, प्रभाव क्या डालते हैं? फसल तक जरूरी पोषक तत्व नहीं पहुंचा पाते। मतलब कहने का मतलब, जैसे अगर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे कोई फसल उग रही है, तो उस फसल के लिए जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसके पोषक तत्व होंगे, वो उस खाद द्वारा मिलेंगे। लेकिन उस खाद के अंदर उस फसल के साथ अगर दूसरे पौधे भी उग रहे हैं तो जो पोषक तत्व सिर्फ उस फसल को मिलने चाहिए वो उस दूसरे पौधों को भी मिलने लग जाएंगे जिनकी जरूरत नहीं है। तो जो पोषक तत्व है वो आपस में बढ़ जाएंगे। इसलिए जो सारे फसल को मिलने चाहिए वो सारे फसल तक को नहीं मिलेंगे और आपस में बढ़ जाएंगे, तो ये एक नुकसान हो जाता है। और इससे बचाव के लिए क्या करते हैं? खरपतवारनाशी का छिड़काव। नाम ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, खरपतवारनाशी का छिड़काव। मतलब जो ऐसी दवाई का छिड़काव किया जाता है जिससे वो फालतू के जो भी
पेड़ पौधे होते हैं, वो छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं और सिर्फ अपनी क्या रह जाती है, फसल रह जाती है। तो ये एक टॉपिक हो गया खरपतवार का, जिससे अपनी फसल को नुकसान होता है। दूसरा पॉइंट निकल के आता है प्राकृतिक आपदा का। प्राकृतिक आपदा क्या होती है, जैसे प्राकृतिक आपदा क्या हो गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई या फिर सूखा पड़ गया नेचुरली, ठीक है, पानी है ही नहीं, चारों तरफ सूखा पड़ गया। तीसरा आता है आग लग जाना, किसी कारणवश, किसी भी कारणवश XYZ कोई भी कारण हो जिसकी वजह से आग लग जाए, तब आप क्या करेंगे। तो पहला प्रभाव तो ये पड़ेगा, खेत में पानी भर जाना। अगर बाढ़ आ गई तो क्या हो जाएगा, खेत में पानी भर जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा फसल, अगर सूखा पड़ गया तो फसल सूख जाएगी क्योंकि फसल को पानी नहीं मिलेगा। एंड थर्ड वन इज आग लग गई, अगर आग लग गई तो सारी की सारी फसल क्या हो जाएगी, वहीं जल के राख हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। तो इन सारे प्रभाव से बचने के लिए अपन क्या क्या करेंगे, तो पहला पॉइंट निकल के आता है जल निकासी। अगर बाढ़ आ जाए तो जल निकासी होनी जरूरी है कि खेत के अंदर एक ऐसा रास्ता बन जाए किसी भी कोने पर, जहाँ से अगर पानी ज़्यादा आ जाए तो पानी निकल सके, पानी वहाँ पे भरा नहीं रहे। अगर भरा रहेगा पानी तो फसलों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि पानी उतना ही चाहिए फसल को जितनी ज़रूरत है। अगर एक्स्ट्रा पानी दोगे या एक्स्ट्रा पानी मिलेगा तो भी उस फसल को नुकसान हो जाता है। तो सेकंड पॉइंट इज सिंचाई के साधन। अगर सूखा पड़ गया, अगर सूखा पड़ जाए तो पानी नहीं आए, बारिश नहीं आए, तब फसल को सिंचाई के साधन होना जरूरी है। वो ट्यूबवेल हो सकती है, कुआं हो सकता है, या फिर नहर भरी हुई हो, तालाब भरा हुआ हो, किसी भी तरीके से पानी मिलना जरूरी होता है। तो सिंचाई के साधन होने जरूरी है। एंड थर्ड पॉइंट निकल आता है आग से बचाव के साधन। अब आग से बचाव के साधन भी होना चाहिए। अगर आग लग गई तो ऐसा नहीं कि आग बुझाने के लिए कोई साधन नहीं हो, भले ही पानी जो सिंचाई का पानी, सिंचाई के लिए जो पानी के आपके पास सोर्सेस है, ट्यूबवेल हो गया, नल हो गया, कुछ भी हो गया, हेडपम्प हो गया, उसी से ही आग बुझानी पड़े, लेकिन वो अवेलेबल उस टाइम होना चाहिए अगर आग लग जाए तो। ये दो पॉइंट क्लियर हो गए अपने खरपतवार और प्राकृतिक आपदा। अब थर्ड पॉइंट निकल के आता है कीट, जीवाणु व फफूंद लगना। बहुत बार ऐसा होता है कि वायरस लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, जीवाणु लग जाते हैं, फफूंद लग जाती है जिसको फंजाई बोलते हैं। तो उससे भी क्या हो जाता है, फसलों को नुकसान होने लग जाता है। इसकी पहचान कैसे होती है, पहला पहचान तो ये पत्तियों का कटना। जब कोई कीटाणु लगता है, जीवाणु लगता है, तो जो फसल की पत्तियां होती है वो कटने लग जाती है। दूसरा होता है तना सूखना, तना सूख जाता है उसका, मतलब उसके फसल के पकने से पहले ही उसकी जो तना होता है शरीर का, वो क्या होता है, सूखने लग जाता है। और थर्ड होता है फल खराब होना, मतलब जो भी बीज होता है, जो नया बीज बन रहा होता है, जैसे गेहूं की फसल है तो उसका जो बीज बन रहा होता है, जो ऊपर वो फल आते हैं, एक साथ बहुत सारे गेहूं उगते हैं, बीज लगे होते हैं, वो पहले ही खराब होने लग जाता है। तो इसके प्रभाव क्या पड़ता है, पत्ती, तना, फल का नुकसान, मतलब फल को भी नुकसान होगा, तना भी नुकसान होगा, पत्तियों भी नुकसान होगी। तो इससे बचने के लिए क्या करता है, कीट, जीवाणु व फफूंदनाशक का छिड़काव, मतलब कीटनाशक का छिड़काव करते हैं, ठीक है। वो फफूंदनाशक हो गया, बैक्टीरिया नाशक हो गया, मतलब जो भी जिस तरीके का जीवाणु होगा, विषाणु होगा, उस तरीके का क्या होगा, कीटनाशक का छिड़काव होगा। तो ये अपने 3 पॉइंट क्लियर हो गए। चौथा पॉइंट आता है अपने जानवरों का। अब देखा होगा जानवर जो होते हैं खेत के अंदर कभी भी घुस आते हैं अपने यहाँ पे। मेजरली अपन जो जानवर से सबसे ज़्यादा परेशान है खेतों के अंदर, वो होता है नीलगाय। हर जगह आपको उस मतलब ऑल इंडिया में कहीं पे भी भली खेती हो तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है जानवर की, वो होती है नीलगाय की। नीलगाय कहीं से भी घुसकर, मेजरली टाइम होता है वो होता है नाइट के टाइम में। नाइट के टाइम में नीलगाय का बहुत ही ज़्यादा प्रकोप रहता है। उसके कारण नुकसान क्या क्या होता है, पूरी फसल भी कभी कभी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। पूरी फसल को वो ख़त्म करके चली जाती है। अगर 10-15 नीलगाय एक साथ घुस गई तो सब कुछ ख़त्म करके एक रात में चली जाएगी। इसके कोई उपाय नहीं है, इसका एक ही उपाय है कि खेत के चारों तरफ क्या किया जाए, बाड़बंदी की जाए। बाड़बंदी करके एक सिक्योरिटी के लिए एक इंसान वहाँ पे हमेशा ही मौजूद रहे या 2 लोग वहाँ पे मौजूद रहे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा नहीं है कि कीटनाशक डाल दिया तो वो, क्योंकि किसी भी जानवर को, एनिमल को अपन हार्म नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। उनकी भले ही वो उस खेत के अंदर नहीं आना चाहे, उसके पास से भी गुजर रहे हो तो भी उस इलेक्ट्रिक फेंसिंग की वजह से मर जाते हैं, उनको नुकसान होता है। तो वो नहीं करना चाहिए। बस आप बाड़बंदी कीजिए। और सिक्योरिटी के लिए, अगर आप कृषि कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो आपको थोड़ा कष्ट तो देखना पड़ेगा और आपको सिक्योरिटी भी रखनी पड़ेगी। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए कि किस किस समस्या का अपने को फेस करना पड़ता है और उसके प्रभाव और उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो इस तरीके से अपने कृषि पद्धतियों का चौथा और पांचवा पॉइंट देख लिया, सिंचाई वाला देख लिया और कृषि फसल के सुरक्षा देख लिए। अब 6 और 7 2 पॉइंट और इंपॉर्टेंट बचे हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊँगा। तो ये वीडियो अगर आपने अभी तक देखा है तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ताकि जब भी वीडियो लेके आऊँ तब आपको अपडेट मिल जाए। धन्यवाद।